गाजियाबाद में बारिश के चलते लिंटर गिरने से दर्दनाक हादसा, 18 लोगों की मौत। मलबे से अब तक 25 लोग निकाले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद की घटना को लिया संज्ञान, ट्वीट कर घटना पर दुख किया व्यक्त, पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदनाएं की व्यक्त। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा एक्सप्रेस वे से युवाओं को मिलेगा रोजगार, युवाओं को वहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर में 6 अभियुक्तों को उम्र कैद, 1-1 लाख रुपए का लगा जुर्माना, कोर्ट ने सुनाई सजा। और कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली लखनऊ समेत कई इलाकों में हल्की बारिश, हिमाचल में भारी बर्फबारी, 70 सड़कें बंद, पर्यटक फंसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर एक बड़ा हादसे का खुलासा हुआ। अजय त्यागी नाम की फर्म को मिला था ठेका और इमारत की डिजाइन में खामी के चलते एक हादसा हुआ। अजय त्यागी नाम के शख्स को मिला था 53 लाख का टेंडर और इमारत में हादसे के दिन भी चल रहा था काम। तो मुरादनगर का ये मामला है, गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में ये हादसा हुआ। इमारत की डिजाइन खामी के चलते हुआ ये हादसा। तो अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ मुरादनगर इलाके में और इस हादसे की लगातार अब इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद लगातार नई नई चीजें भी सामने आ रही हैं। तो गाजियाबाद हादसे में बड़ा खुलासा हम बात करें। अजय त्यागी नाम की फर्म को मिला था ठेका और उसको लेकर के लगातार फिलहाल जो धांधली सामने आई, जो ठेका मिला था और उसमें गुणवत्ता को लेकर जाहिर सी बात है कि वो गुणवत्ता नहीं थी और किस तरीके से जो लिंटर था वो भरभरा करके गिरा। और अब जवाबदेही किसकी है, ये बड़ा सवाल। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त गाजियाबाद की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो बड़ा हादसा हुआ, जहां पर मुरादनगर में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए लोगों को शमशान घाट में लिंटर गिर गया और उसके बाद फिर जांच हुई और जांच में इमारत के हादसे के दिन भी काम चल रहा था इमारत में और मुरादनगर इलाके में हुआ ये हादसा। तो बात कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर की। गाजियाबाद से आज जो खबर आई, सबको जोखिम तत्काल के दौरान हुआ था ये दर्दनाक हादसा। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है और अजय त्यागी नाम की फर्ज को मिला था ठेका। और जावेद चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जावेद, अजय त्यागी नाम के शख्स को मिला था 53 लाख का टेंडर, खुलासा हुआ है। फिलहाल अभी तक क्या अपडेट है, कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और राहत और बचाव कार्य किस स्तर पर चल रहा है, जानना चाहेंगे। देखिए आलोक जी, मैं बता दूं कि मुरादनगर के उगरासी गांव में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, शमशान घाट पर जो हादसा हुआ है, लेंटर गिरने से तकरीबन 17 से 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं 12 से 15 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में जंग लड़ रहे हैं और आला अधिकारियों ने वहां मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले के घटनाक्रम का जानकारी ली और जानकारी के साथ साथ जो अजय त्यागी नामक जो फर्म है, जो ठेकेदार है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। वही लगातार बताया जा रहा है, जैसे बताया गया है आला अधिकारी के मुताबिक 53 लाख रुपए में ये ठेका छोड़ा गया था नगर पालिका परिषद मुरादनगर द्वारा और उसकी लापरवाही की वजह से आज शमशान घाट पर लगातार इतना ही बड़ा हादसा घट गया कि 17 से 18 लोगों की मौत हो गई। जी, फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करें शुरुआती दौर की, तो लापरवाही कहां पर किस स्तर पर नजर आ रही, चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं, लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। जावेद जी बिल्कुल आलोक जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से गुरासी में शमशान घाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए लिया जा रहा था, वहीं पर जैसे उनका दाह संस्कार यानी कि उनको दाह संस्कार किया गया,
वहीं भर भरा कर लेंटर पूरा गिर गया। पूरा लगभग उसमें 40 से 45 लोग वहां मौजूद थे। उस घटनाक्रम में तकरीबन 17 से 18 लोगों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी लापरवाही ठेकेदार की आई है, जिसको ये ठेका छोड़ा गया था, क्योंकि ठेके के दौरान वहां पर देखा गया कि वो लेंटर भरवा कर गिरा और उसमें 17 से 18 लोगों की मौत हो गई, यानी कि 40 से 45 लोग उसमें दब गए। दबने से 12 से 15 लोग अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन मौके पर था। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू यानी कि 4 घंटे रेस्क्यू कर उन सबको बाहर निकाला, जिसमें 15 से 17 लोग अभी गंभीर अवस्था में अपने इलाज करा रहे हैं। जावेद, जिस तरीके से राहत और बचाव कार्य जिस स्तर पर चल रहा है, वहां पर उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि अभी स्थिति सामान्य है, पूरा मलबा हटा लिया गया, या अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल आलोक जी, मैं बता दूं कि एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में लगी। लगभग 4 घंटे तक उन्होंने रेस्क्यू अभियान जारी किया और क्रेन की सहायता से, बुलडोजर की सहायता से और क्रेनों की सहायता से, यानी जेसीबी की मदद से पूरा वहां पर जो मलबा पड़ा हुआ था उसको निकालने का प्रयास लगातार करती रही। और तकरीबन 4 घंटे बाद वहां उसको सबको निकाल दिया गया। सबसे खास बात ये रही कि सब निकालने के बाद एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से वहां पर अन्य कोई ऐसा तो व्यक्ति या शख्स दबा हुआ नहीं है, उसके लिए लगातार प्रयास में लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जावेद। आप इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिस हादसे को लेकर के हम अपने संवाददाता जावेद से अपडेट ले रहे थे, गाजियाबाद के मुरादनगर में अंतिम संस्कार में आपको बता दें कि शामिल होने के लोगों पर शमशान घाट में लेंटर गिर गया। इस हादसे में अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि मलबे में अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक लेंटर गिरने के बाद करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे। इनमें से करीब 17 लोगों को निकाला गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस के अलावा दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। मलबे से निकाले गए 8 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश की वजह से लेंटर गिरने की बात सामने आ रही। तो गाजियाबाद में मौत का लेंटर, अंतिम संस्कार के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें मौतों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस पूरी कवायद के बीच अब कुछ अपडेट्स भी लगातार आ रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हुई, लापरवाही किसकी थी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच 18 लोगों की मौत हुई, जो अभी तक जानकारी निकल करके आ पा रही है। तो गाजियाबाद में मौत के लेंटर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। वहीं मेरठ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गाड़ी मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने तेजाब से शव का चेहरा जलाया। किराए पर पिकअप गाड़ी बुक करके लाए थे बदमाश, तो पुलिस ने जंगल में लाश और गाड़ी बरामद की है। बड़ी खबर, थाना रोटा क्षेत्र के डालमपुर गांव का यह मामला है। गाड़ी मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अब जांच लगातार जारी है। हत्यारों ने आपको बता दें कि तेजाब से शव का चेहरा भी जला दिया और बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो थाना रोटा क्षेत्र के डालमपुर गांव का यह मामला है। बड़ी खबर, और इस पर मेरठ से हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के गाड़ी मालिक की गोली मारकर हत्या की गई। टंडन हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, हत्यारों ने तेजाब से शव को किस तरीके से जलाया, किराए पर पिकअप गाड़ी बुक करने लाए थे बदमाश, क्या रहा घटनाक्रम पूरा, आपसे जानना चाहेंगे। ये जो शव है, पहले मैं आपको बता दूं, शव की शिनाख्त जो हुई है वो गाजियाबाद के शमीम अहमद के रूप में हुई है। शमीम अहमद पिकअप गाड़ी चलाता है और गाड़ी का मालिक भी शमीम अहमद है। बताया जा रहा है कि शमीम अहमद की जो पिकअप गाड़ी है वो किसी व्यक्ति ने बुक की थी और बुक करके वो वहां से ले गए थे। लेकिन सुबह जब पिकअप गाड़ी एक जंगल में खड़ी मिली और शमीम अहमद का शव वहां पड़ा मिला,
तो वहां हड़कंप मच गया, लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब शव को देखा गया तो शव का चेहरा पूरी तरह तेजाब से जला दिया गया था, जिससे कोई उस शव को न पहचाने, उसकी शिनाख्त न हो। लेकिन अभी जो फोरेंसिक टीम है वो पूरी तरह जांच करेगी कि आखिर ये शव शमीम अहमद का ही है या किसी और का, क्योंकि चेहरा पूरी तरह जल गया है तो अभी पहचानना मुश्किल है। लेकिन पुलिस अभी जो शव बता रही है वो शमीम अहमद का बता रही है, लेकिन फोरेंसिक टीम जब जांच कर लेगी उसके बाद चलेगा। लेकिन ये हत्या क्यों की है इसकी भी अभी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बना दी है, क्योंकि अगर लूट करते शमीम अहमद के साथ तो फिर उसकी गाड़ी वहां खड़ी नहीं मिलती, क्योंकि शव के पास गाड़ी भी खड़ी मिली है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी गाड़ी के अंदर ही मिले हैं, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गाड़ी मालिक की गोली मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कोई पुरानी रंजिश का मामला था, जिस तरीके से तेजाब से शव का चेहरा भी जलाया गया और किराए पर पिकअप गाड़ी बुक करके लाए थे बदमाश, यानी कि पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि एक पुरानी रंजिश थी। हालांकि पूछताछ लगातार अभी भी जारी। एक व्यक्ति जिनका नाम शमीम अहमद है, पुत्र हाशिम अली, उम्र लगभग 34 साल, ये पसौंडा ग्राम थाना क्षेत्र टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। कल ये 6 बजे के आसपास अपने घर से निकले थे। ये पिकअप चलाते हैं। पिकअप की किसी के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बुकिंग कराई गई थी। उसके बाद आज सुबह इनका जो शव है वो थाना क्षेत्र रोहटा से मिला है। पिकअप भी इनकी बगल में ही खड़ी मिली है। इसमें घटना के अनावरण हेतु कई टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कवि सम्राट नीरज गोपाल की याद में नीरज चौक का लोकार्पण किया। इस चौक का निर्माण विवेकानंद समता फाउंडेशन ने कराया। गोमती नगर के विपुल खंड 3 में इस चौक का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अनिल कुमार के द्वारा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में तमाम कवि भी मौजूद रहे, जिनका स्वागत शाल पहनाकर किया गया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, महापौर संयुक्त भाटिया भी मौजूद रहे। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी हैं, जिनसे जानते हैं सर, चौराहे का लोकार्पण किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम था सर? देश के स्वनाम धन्य कवि श्रद्धेय नीरज जी के नाम पर आज इस चौराहे का नामकरण माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के कर कमलों से हुआ है और उसी निमित्त हम सब यहाँ। सर, कवियों को सम्मान भी किया गया यहाँ पे? जी, यहाँ पर कुछ प्रख्यात कवियों का सम्मान भी किया गया। ये थे आशुतोष टंडन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो नीरज गोपाल दास कवि थे, उनके यादगार में इस चौराहे का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ उमेश मिश्रा, लाइव टुडे लखनऊ। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। सर, क्या कुछ कार्य योजना थी, किस तरह का शिलान्यास किया गया? ये महाकवि नीरज जी की स्मृति में आज का लोकार्पण है। नीरज जी पद्म विभूषण थे और एक श्रेष्ठ कवि, आशु कवि के रूप में उनको जाना जाता था। सर, कितने लोगों को सम्मानित किया गया कवियों को? अब जो भी कविगण यहाँ पे आए थे सबको सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो कवि थे नीरज गोपाल जिसके नाम ये चौराहे पे लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। कैमरामैन अखिलेश के साथ उमेश मिश्रा, लाइव टुडे लखनऊ। वहीं राम मंदिर निर्माण में हर उस व्यक्ति का धन लगेगा जिस व्यक्ति की राम में आस्था है, और अब विश्व हिंदू परिषद ने इसकी तैयारियां भी जोर शोरों से कर ली हैं। इसके लिए बाकायदा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक एक अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान का नाम होगा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान। इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम हिंदू संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में चलाए जा रहे संविधान में केंद्रीय स्तर से लेकर गाँव की बस्ती तक टोलियां बनाई जाएंगी।
जाएंगी। ये टोलियां हर घर जाएंगी और राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निधि संकलन करेंगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब सभी हिंदू अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। विजय शंकर तिवारी ने बताया कि लोगों से राम मंदिर के लिए धन इसलिए एकत्र किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हर व्यक्ति गर्व से कह सके कि राम मंदिर बनाने में उसने भी अपना सहयोग दिया। हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हाँ, अब ये संकल्प सच होता नजर आ रहा है विश्व हिंदू परिषद का। विश्व हिंदू परिषद ने ही ये नारा दिया था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब उस मंदिर निर्माण के लिए जो निधि है, समर्पण निधि, वो भी शुरू होने वाली है। उसकी योजना पूरी तरह बन चुकी है। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक ये पूरा अभियान चलेगा, महाअभियान रहेगा। सर, कहाँ कहाँ अभियान चलेगा और किस तरीके से इस अभियान को चलाया जाएगा? ये अभियान पूरे देश में चलेगा, पूरे भारतवर्ष में चलेगा। कोई प्रांत नहीं छूटेगा, कोई प्रदेश नहीं छूटेगा, कोई जिला नहीं छूटेगा, कोई तहसील नहीं छूटेगी, कोई खंड नहीं छूटेगा, कोई प्रखंड नहीं छूटेगा, कोई हिंदू नहीं छूटेगा, कोई राम भक्त नहीं छूटेगा। ये हमारी योजना है। सर, किस तरीके से इस योजना को बनाया गया है और कैसे जन जन तक इस योजना का प्रचार और प्रसार पहुंचाया जाएगा, और कैसे जो राम भक्त हैं, जो आपने बताया कि कोई भी राम भक्त नहीं छूटेगा, उस राम भक्त से उसकी समर्पण निधि कैसे आप एकत्रित करेंगे? देखो, कोई भी अभियान, बड़ा अभियान चलाने के लिए उसको बहुत व्यवस्थित करना पड़ता है। पूरी उसकी कार्यप्रणाली बनानी पड़ती है, निचले स्तर तक उसकी समितियां बनानी पड़ती हैं, और ये वही कर सकता है जिसके पास कार्यकर्ता होते हैं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता हैं तो आप काम कर सकते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र से लेकर के और निचले ग्राम स्तर तक, उनकी बस्तियों तक की योजना बनाई है। और ऊपर जो समिति ऊपर है, अभियान प्रमुख हैं, सह अभियान प्रमुख हैं, हिसाब प्रमुख हैं, सह हिसाब प्रमुख है। ये श्रृंखला नीचे प्रांत में है, प्रांत में भी इसी प्रकार की श्रृंखला बनी है, नीचे जिले में बनी है, इसी प्रकार की समिति बनी है, और यहाँ तक कि गांव में भी इसी प्रकार की समिति बनी है। तो गांव में भी जो हमारे राम भक्त जो कार्यकर्ता हैं, वो जो निधि संग्रह होगा, वो निधि संग्रह लेकर शाम को हिसाब बना करके 48 घंटे के अंदर अपने निकटतम वो बैंक जिनको निर्देशित किया गया है, जिनको तय किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 48,000 शाखाएं इनको मिलाकर देश भर में हैं। तो ये निवेदन किया गया है, ये कहा गया है कि जहां भी आप संग्रह कर रहे हैं, अपने निकटतम इन तीनों में से किसी बैंक, जो आपके पास बैंक है, उसमें 48 घंटे के अंदर ये निधि वहां पर जमा करानी है। और पूरा हिसाब किताब, क्योंकि ऐप के माध्यम से ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है, तो जो वहां होगा वो केंद्र के सिस्टम में तुरंत आ जाएगा कि आज इतना काम, इतना संग्रह देश भर में हुआ है। चलिए, ये थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। यहाँ पर संघ के क्षेत्रीय संचालक सूर्य प्रकाश टोक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, संघ किस तरह इसमें अपना योगदान निभा रहा है, क्योंकि अनुषंगिक जो संगठन है संघ के, वो भी सब मिलजुल कर अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। सामाजिक संगठन है संघ, और विश्व हिंदू परिषद भी समाज में ही काम करता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में संघ के कार्यकर्ता अपनी स्वयं की इच्छा से, स्वयं प्रेरणा से, क्योंकि संघ सब स्वयं प्रेरणा से काम करने वाले व्यक्तियों का संगठन है, इसलिए उनके साथ मिलकर इस राष्ट्रीय अस्मिता को पुनर्जागरण करने के लिए उनके साथ जुट रहा है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक सूर्य प्रकाश टोक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघ हमेशा अपनी मर्जी से, जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं, वो अपनी स्वयं की इच्छा से देश के लिए जो कार्य होते हैं उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और राम मंदिर निर्माण के लिए भी वो अपने स्वयं की इच्छा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब आप सब मिलकर राम मंदिर में पूजा कर सकेंगे। मेरठ समझोगी पार्थ और सागर के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। तो वीएचपी चलाएगा समर्पण अभियान और 15 जनवरी से शुरू होगा ये अभियान, और कोशिश यही है ताकि एक हर हिंदू कह सके, गौरवान्वित महसूस करे कि हाँ, मेरा भी इस राम मंदिर में सहयोग है। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। हरदोई जिले की बात करेंगे, जहां के अतरौली थाना क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि अतरौली थाना क्षेत्र के डालखेड़ा गांव में देर रात डीजे बज रहा था, जिसके बाद अतरौली थाने में तैनात फॉलोवर राजकुमार के बेटे ने डीजे जोर से बजाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद गहरा गया। विवाद इतना बढ़ा कि जमकर लाठी डंडे तक चले, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अतरौली में ये डालखेड़ा गांव है, उसमें डीजे बजाने को लेकर 31 तारीख रात में दो पक्षों में कहासुनी हुई थी, उसके बाद मारपीट हुई थी। उसमें एक व्यक्ति जो अनूप है उसको घायल हो गया था, उसको पहले हरदोई लाया गया था, हरदोई के बाद उसको लखनऊ रेफर किया गया था, जहां कल उसकी डेथ हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया है और जो भी इसमें उसके साथ मारपीट करने वाले लोग हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही, अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। 5 लोग घायल थे और पुलिस द्वारा इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया है और एक जो सीरियस थे उनकी डेथ हो गई है। वहीं सीतापुर की बात करेंगे, जहां ठंड को देखते हुए जिला कारागार में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के सदस्यों ने निःशुल्क कंबल का वितरण किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा सहित संगठन के मौलाना नईम नदवी, बैराइची कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद शफीक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जेलर आरएस यादव ने बताया कि पयामे इंसानियत का ये दूसरा कार्यक्रम कारागार में किया गया। पयामे इंसानियत के द्वारा समय समय पर कैदियों को कंबल और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती। पयामे इंसानियत का ये दूसरा कार्यक्रम है हमारे कारागार में। हमारे बंदियों के लिए समय समय पर कंबल या आवश्यकता अनुसार अन्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराने में पयामे इंसानियत का बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं उनके इस योगदान और मानवीय कृत्य के लिए उनकी भूल सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार से वो बंदियों की सेवा और उनके लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करते रहेंगे। वहीं झांसी में चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। ताजा मामला नवाबाद क्षेत्र से सामने आया, जहां जेल चौराहे पर कचहरी के पास वाइन शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान से कीमती शराब की बोतलें चोरी की और तो और गुल्लक में रखे पैसे भी चोरी कर लिए। दुकान संचालक रजनीश राय ने इसकी सूचना थाना नवाबाद को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। गौरतलब है कि 18 दिन पहले इसी वाइन शॉप की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। ये घटना तो वैसे ही घटी जैसी मेरे साथ बार बार हो रहा है। अभी 10-15 दिन पहले करीब हुई थी सेम उसी तरीके से, फिर से चोरी हो गई। मैं आया, अभी देख रहे हैं फिर से क्या हुआ। उसी तरह से छत के रास्ते से घुसा, उथल मची हुई है, तो उसने देखा है अभी कैमरे में निकले हुए लगभग यहाँ वहाँ मिसिंग है। सब हिसाब बनेगा तब देखते क्या है। तो पहले भी अभी 15 दिन पहले एक बार हुई थी, पहले और हुई थी। ये जेल चौराहे पर है, होंडा शोरूम के बगल कलेक्ट्रेट पे। लखनऊ के प्रेस क्लब में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार द्वारा जारी 100 रुपए में 99 रुपए जनता तक पहुंचते ही नहीं हैं। 99% तो राजनीतिक हिस्सेदार खा जाते हैं। 70 सालों में जो भी सरकारें आई, वोट लेकर अपने नोट बनाने का काम किया। इससे पहले अंग्रेजों ने लूटा,
कांग्रेस ने सिर्फ जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगर इतने सालों में किसानों की जय हुई होती तो क्या आज किसान सड़कों पर होते? वहीं आरक्षण के मुद्दे पर निषाद पार्टी ने 2010 में बसपा को और 17 फरवरी 2015 को सपा सरकार को लखनऊ सीएम आवास के सामने लाखों लोगों के साथ घेरा था। आरक्षण के मुद्दे पर हम भाजपा के साथ आए हैं। योगी ने सदन में मछुआरों की आवाज उठाई थी। योगी ने खुद वादा किया था कि अनुसूचित जाति आरक्षण के मुद्दे सही हैं और ये हल होने चाहिए। तो आज केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है जो उस वादे को जल्द ही निभाए। दो 2019 में स्थितियाँ दूसरी तरह की बनी, हम नहीं चुनाव लड़े क्योंकि जहाँ था खाली था, बूथ नहीं गठन था। 2022 में हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और जो 160 सीट मछुआरों का है उस पर हम लोगों का बूथ गठन चल रहा है और 1-1 लाख वोट 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 है और उसको जितने भी मछुआरों का जो वादा है वो निभाना चाहिए। समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। टेलीविजन के इतिहास में ये पहली बार एक ऐसा शो जिसमें ना तो कोई हारेगा और ना ही कोई जीतेगा, यानी शो में हिस्सा लेने वाला हर कंटेस्टेंट शो का विनर होगा। गायकी पर आधारित शो का शीर्षक है तारे ज़मीं पर और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संगीत सिखाने का काम करें जाने माने गायक शंकर महादेवन, जोनिता गांधी और टोनी कक्कड़। सिंगिंग पर आधारित शो का शीर्षक है तारे ज़मीं पर और यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम रोशन कर रही हैं इसमें भाग लेकर आव्या सक्सेना। जन्म से ही सुरों की धनी आव्या ने अपना पहला स्टेज शो 3 साल की उम्र में किया। फिर गायन कला को विवेक वर्मा, अजय सिंह की सीख से आगे की तालीम ली। लखनऊ घराने के उस्ताद गुलशन भारती से प्राप्त की। अब तक लगभग 300 से ज्यादा स्टेज शो कर चुकी आव्या ने केवल 11 साल की उम्र से ही तमाम रियलिटी शो में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं, जिसमें दिल है हिंदुस्तानी, सारेगामा, लिटिल चैम्प्स जैसे शो में भाग लेकर वर्तमान में तारे ज़मीं पर अपनी सुरीली गायकी से दर्शकों का दिल जीत चुकी अब फाइनल की तैयारी में है। आव्या के पिता सुबोध सक्सेना का मानना है कि उनकी बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। अगर बेटियों को सही मौका दिया जाए तो वो किसी से कम नहीं है। आज लखनऊ की बेटी को आव्या को उसके जन्मदिन पर लाइव टुडे परिवार भी शुभकामनाएं देता है। तुझ बिना पगली पुरवई तुझ। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। काउंसिल के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस समिट का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश के MSME उद्यमियों से जोड़कर MSME सेक्टर को बढ़ावा देना है। काउंसिल के अनुसार विदेशी निवेशक करीब 13,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कई देशों के निवेशक व उत्तर प्रदेश के MSME सेक्टर के लगभग 100 उद्यमी भाग लेंगे। संस्था के उत्तर प्रदेश के प्रभारी योगेंद्र सिंह और संयोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के सफल होने पर हर वर्ष जनवरी महीने में ऐसा ही आयोजन करके राज्य के MSME उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि 9 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। समाज की सेवा की, देश की भलाई की, चाहे लोकसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संबंधित क्षेत्रों में हो। अब इसी दौर में हम लोगों का 9 तारीख को इंदिरा प्रतिष्ठान में एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 देशों से 42 इन्वेस्टर आएंगे। उसमें मेरे प्रदेश के भी 100 उद्यमियों का भी आने की योजना है। यानी इन्वेस्टर मीट में इन्वेस्टरों ने 7 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। प्रदेश है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी, और यहाँ पे जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं उतना लाएंगे, कोशिश करेंगे ताकि इससे जहाँ पे और बिजनेस इंक्रीज हो सके। जितने ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज होंगे उतने ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, उससे उतनी ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो नीचे आएगी और साथ में जो पर कैपिटल इनकम है स्टेट की वो भी इंक्रीज होगी।
इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।